बहुत अच्छे। 1 मिनट का समय होता है पूरा और बहुत सारे जवाब आ भी चुके हैं। सम्राट विश्वास के पांचों आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। चलिए, तो बहुत ही आसान। इफ इट रेन्स द गर्ल्स वोंट वुड नॉट प्ले हॉकी, बिल्कुल मैथमेटिकल। अगर इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इधर आपको विल के साथ जाना है और ओन्ड का मतलब विल नॉट ही होता है, तो आप ओन्ड के साथ जाएंगे। इफ ही ग्रू या हैड ग्रोन हिज ओन वेजिटेबल्स ही वुड नॉट हैव टू बाई देम। अब यहां पे क्या करना है आपको? इफ ही ग्रू या हैड ग्रोन, ग्रू के साथ जाते हो तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई, एंड हैड ग्रोन जाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट। और ही वुड नॉट हैव टू बाई देम। अब देखो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, बिकॉज अगर आप ये कहते हैं वुड नॉट हैव बॉट, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। वुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर हम हैड प्लस बी3 कर लें, ठीक है ना। लेकिन यहां पे वुड नॉट हैव वॉट नहीं लिखा है, वुड नॉट हैव टू। अब हैव टू अपने आप में भी एक मॉडल वर्ब है, जानते हैं आप। यहां पे बॉट की जगह पे हैव टू बाई लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे क्या होना चाहिए। तो इधर आप लेकर के आएंगे ग्रीव, बिल्कुल ग्रीव आएगा। इफ ही ग्रीव हिज ओन वेजिटेबल्स ही वुड नॉट हैव टू बाई देम। जैक्सन वुड सी या वुड हैव सीन व्हिस्की डिस्टिलरीज इफ ही ट्रेवल्ड टू स्कॉटलैंड। अब देखो, अब यहाँ इफ वाला क्लॉज बाद में आ गया, आपको फोकस इफ वाले क्लॉज के ऊपर करना है। इफ ही ट्रेवल्ड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो आप उधर किधर किसके साथ जाओगे? वुड के साथ जाओगे, वुड हैव के साथ नहीं जाओगे, तो जैक्सन वुड सी हो जाएगा। वुड यू गो out more often if you don't have to do या didn't have to do so much in the house? Would you go out more often if you don't have to do या didn't have to do? So would you go लिखा हुआ है, would you go से साफ पता लग रहा है कि हमें किसके साथ जाना है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट हैव टू डू के साथ जाओगे। और शी वुड नॉट हैव यार्न द होल डे इफ, तो आपको इधर तो दिख गया कि शी वुड नॉट हैव यार्न लिखा हुआ है, उसने पूरे दिन जम्हाई नहीं ली होती अगर वो कल रात पूरी रात जगी ना होती, ये मतलब है यहाँ पे। तो वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इधर आप किसके साथ जाओगे? पास्ट परफेक्ट के साथ, यानी इफ शी हैड नॉट स्टेड अप। चलिए सर अगला सेट दिखा दीजिए। हैड नॉट स्टेड अप। आ जाइए, नेक्स्ट सेट आपको दिख रहा है अब 6 से लेकर के 13। हाँ जी। सो इफ यू वेट या वेटेड अ मिनट आई विल कम विद यू। कौन सा गलत हो गया? विजेंद्र फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, इसका मतलब आपको इस वर्ड की क्लैरिटी नहीं थी। ओंट शब्द का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है ना। और अगर वुडंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वुड नॉट, ठीक है। तो इस बात की समझ हमें रखनी है। तो वहां पे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था? पहले में लिखा था इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा? विल नॉट, तो इसीलिए हम वोंट के साथ गए। चलिए, अब फिर मैं कुछ देर चुप रहूंगा, आप फटाफट मुझे बता दीजिए। कोई बात नहीं प्रिय रंजन, आप ड्यूटी कर रहे हैं और इसलिए लाइव छूट जा रहा है, नो प्रॉब्लम।
चलिए, तो बहुत अच्छे, मिथिलेश ने भी सभी का आंसर कर दिया है यहाँ पे, तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इफ यू वेट या वेटेड अ मिनट आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू लिखा है, साफ पता लग रहा है मुझे कि भाई किसके साथ जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाना है, विल का इस्तेमाल, तो वेट हो गया। इफ ही अराइव्ड इफ वाला क्लॉज, पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड मिस। देखा आपने, इसीलिए मैंने कहा था ये नंबर देने वाला सेक्शन है, तुरंत आप आंसर करते हो। इधर आपने देखा, जॉन इफ दे हैड नोन अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, तो जाहिर तौर पे दे हैड नोन लिखा है, पास्ट परफेक्ट है 8वें में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड हैव हेल्प्ड। क्या मतलब हुआ, दे वुड हैव हेल्प्ड जॉन इफ दे हैड नोन अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। अगर उन्हें जॉन के प्रॉब्लम के बारे में पता होता तो उसकी जरूर मदद किए होते, न तो पता था न कर पाए, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल कंडीशनल। if we use या had used new batteries our camera would have worked correctly, would have worked, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी if वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ वी हैड यूज्ड, अगर हमने नई बैटरीज यूज करी होती तो हमारा कैमरा ढंग से काम किया होता। जब करना था ढंग से काम तब कैमरे ने ढंग से काम नहीं किया, अब वो इंसान पछता रहा है कि अगर हमने नई बैटरीज यूज करी होती तो कैमरा ढंग से काम किया। और जो फोटोज खराब हो चुकी हैं या नहीं खींच पाई, अब दोबारा वो मौका तो मिलेगा नहीं उस मोमेंट में जाकर के। इफ आई कुड गो एनी वेयर इट वुड बी न्यूयॉर्क, राइट, उधर कुड लगा हुआ है, अगर मैं कहीं भी जा सका तो वो जगह कौन सी होगी जहां मैं जाना पसंद करूंगा, इट वुड बी न्यूयॉर्क। कुड, यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हुआ है तो विल नहीं लगाओगे आप, इट वुड बी न्यूयॉर्क। अगला है, इफ वी साइकिल टू ड्रेसडन इट विल बी अ फैंटास्टिक ट्रिप। इट विल बी, विल का इस्तेमाल, तो वी साइकिल प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ वी साइकिल टू ड्रेसडन इट विल बी अ फैंटास्टिक ट्रिप। 12th क्वेश्चन में कह रहा है, आई वुड मिस या विल मिस द स्कूल बस इफ आई डोंट गेट अप अर्ली। इफ आई डोंट गेट अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर क्या हो जाएगा, आई विल मिस, बिल्कुल मैथमेटिकल। 13th क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन पे। Harriet would stay longer in Vienna if she had has more time। अब देखो यहाँ पे लिखा है, Harriet would stay longer in Vienna if she had या has more time। तो would stay, यानी आपको जो if वाला क्लॉज है वो किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब, कि शी हैड मोर टाइम। यहाँ पे जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या, हैज और हैव के दो अलग अलग तरह के रोल। क्या है रोल्स भाई, आपको पता है कि हैज और हैव जो है ये मेन वर्ब भी हैं जो रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हैज और हैव का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड है मेन वर्ब के तौर पे। और हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है इस बात का। अब यहाँ पे हैड और हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के तौर पे हमें यहाँ सेकेंड फॉर्म चाहिए क्योंकि उधर लिखा हुआ है वुड स्टे, तो इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, हैड के साथ जाएंगे, इफ शी हैड मोर टाइम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी को क्लैरिटी मिलती चल रही है। आइए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, 14 से 20। अगेन मैं 1 मिनट चुप रहूंगा, आप फटाफट आंसर कर लें।
बहुत अच्छे। अमीषा, देव, दीपक, सबके कमेंट, और कुछ लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल सारे सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। शी वुड सपोर्ट, वुड हैव सपोर्टेड द पीपल इन पेरू इफ शी बॉट हर कॉफी बीन्स इन दिस शॉप। आपको सीधा ध्यान सिर्फ इफ वाले क्लॉज के ऊपर दोगे, अपना काम बन जाएगा। भाई जो आपको चॉइस दे रखी है उसके आधार पर ही देखना है। तो यहाँ पे इफ शी बॉट लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या हो जाएगा, वुड सपोर्ट, वुड सपोर्ट। आई डोंट सी क्लियर टुडे, इफ आई डोंट सी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इफ आई डोंट सी क्लियर टुडे आई वुड या विल फोन हर दिस इवनिंग। तो जाहिर तौर पे डोंट सी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर आ जाएगा विल फोन। अगर मैं आज क्लियर को नहीं मिलता हूं तो मैं आज शाम को उसे फोन करूंगा। इफ कार्लोस गोज या वुड गो सेलिंग ही विल नीड अ लाइफ जैकेट। ही विल नीड लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए आपको। सो इफ कार्लोस गोज सेलिंग। इफ माई ब्रदर पार्कड या हैड पार्कड हिज कार हियर द ट्रैफिक वार्डन वुड गिव हिम अ टिकट। ट्रैफिक वार्डन वुड गिव हिम, वुड की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट विच इज पार्कड। 18th है, यू विल कैच अ कोल्ड इफ यू डोंट वेयर या डिडंट वेयर अ पुलोवर। राइट, यू विल कैच अ कोल्ड, यू विल कैच अ कोल्ड यानी मेन क्लास, सॉरी कंडीशनल में आपको चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ यू डोंट वेयर। अगर यू विल कैच की जगह पे यू वुड कैच लिखा होता तो आप डिड नॉट वेयर के साथ जाते पास्ट इंडेफिनिट। इफ यू ड्रिंक मोर ऑफ दिस स्वीट लेमनेड यू विल गेट या वुड गेट सिक। इफ यू ड्रिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर क्या आ जाएगा, यू विल गेट सिक, बीमार पड़ जाओगे। इफ मार्कस सिंग्स इन द शावर आई वुड टर्न अप या विल टर्न अप द रेडियो अप टू फुल वॉल्यूम। अगर मार्कस जो है वो नहाते समय गाना गाता है तो मैं रेडियो को फुल वॉल्यूम में बजा दूंगा, क्योंकि उसका गाना बहुत ही बेसुरा है। तो मार्कस सिंग्स लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर क्या कर लोगे आप, आई विल टर्न अप द रेडियो अप टू फुल वॉल्यूम। चलिए 17 में मृदुल को क्या दिक्कत हो गई भाई। मृदुल, जब उधर लिखा है वार्डन वुड गिव हिम, वुड गिव का मतलब क्या, इफ वाला क्लॉज किसमें होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इफ माय ब्रदर पार्क्ड। ठीक है मृदुल, क्लियर हो गई बात। वुड हैव गिवन तो नहीं लिखा है ना, वुड गिव लिखा है। जरा एक कमेंट दिखाना, ये पीछे एक कमेंट चला गया, किसका था ये। 18 सेंटेंस, शिवम 18th में क्या है, अच्छा वृंदावन। सर ठीक से 5 मिनट भी नहीं लगे 30 क्वेश्चन में, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, बिग सल्यूट यू सर। ओके वृंदावन, मैं वही कहा 5 मिनट क्या लिखा था, कमेंट नीचे चला गया था। तो बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा का ये 30 क्वेश्चन है भी नहीं। क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो अपलोडेड हो गया ना, हाँ अपलोडेड है, बिल्कुल हीरो जी मिल जाएगा आपको। चलो बहुत बढ़िया, सबके सही हैं। मैथ्स है सर, बिल्कुल बिल्कुल मैथ्स है भाई, इसमें कुछ नहीं सोचना। फिर भी हमारे कुछ भाई जैसे शिवम 18 पे अटके पड़े हैं। सर ये कॉन्सेप्ट पहले समझ नहीं आया था दीपक, अब समझ आ गया, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ 18वें में कुछ नहीं लिखा मेरे भाई, कहाँ देखते रहते हो, नज़र कहाँ रहती है, ज़्यादा देखना है ही नहीं है। आप ही के भाई बंधु 5-5 मिनट में 30 क्वेश्चन निपटा दे रहे हैं। यू जब ऐसे लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, विल। और जब यू विल लिखा हुआ है तो इधर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, डोंट या डिडंट। भैया टेंस पढ़ के आ रहे हो आप या नहीं पढ़े हो अभी, नहीं पढ़े हो यहाँ पे, लेकिन बचपन से तो पढ़ रहे हो। डज नॉट, डू नॉट किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और डिड नॉट पास्ट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो डज यहाँ पे डोंट आएगा यू के साथ। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 आउट ऑफ 20, निर्भय के, अनिल के भी सभी सही हैं, बहुत बढ़िया। गौरव, इमेजिनेशन में हम बिल्कुल चल जाएंगे ही नहीं, आराम से करते चलेंगे, आज पता चला कितना इजी है। चलो बिल्कुल बहुत इजी है। इसको देखो, इसी को सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बोल सकते हो, इसी को ऑप्शन में दे देंगे वो। ठीक है, यहाँ पे फिलर में चॉइस दे दी,
एरर डिटेक्शन में दिया जा सकता है, कहीं भी दें आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फंडे क्लियर हैं तो। इफ यू कम विद मी आई विल डू या वुड डू द शॉपिंग विद यू। इफ यू कम विद मी आई विल डू या वुड डू द शॉपिंग विद यू। इफ यू कम लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इस मेन क्लॉज में क्या आएगा? विल, शैल, मे, कैन, विल डू द शॉपिंग विद यू। Walter will help या would have helped his mother in the garden if she reads him a story this evening. If she reads लिखा हुआ है, if she reads present indefinite तो उधर क्या आ जाएगा? will help, right? Walter will help his mother in the garden, अपनी माँ को गार्डन में मदद करेगा अगर उसकी माता जी शाम उसे एक स्टोरी पढ़ के सुनाती हैं। If it rains I will stay at home। अब यहाँ पे will stay में कोई चेंज करना ही नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई चॉइस नहीं थी 23rd में। आवर टीचर विल बी हैप्पी इफ वी लर्न या लर्न द पोएम बाय हार्ट। आवर टीचर विल बी हैप्पी, विल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इफ वी लर्न द पोएम बाय हार्ट। लर्नड सेकेंड फॉर्म हो गया, और अभी आप वर्ब में ही पढ़ रहे थे, लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्नेड वो था आपका एडजेक्टिव। If they had enough money, they would have bought a new car। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में कई बार इसमें परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैड को देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट की कल्पना करने लगते हैं, तो हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आइए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार। लिखा है क्या? इफ दे हैड एनफ मनी, if they had enough money they would buy a new car। they would buy a new car। और दूसरा सेंटेंस, if they had enough money they would have bought a new car। ये बात को समझ के रखना है आपको दिमाग में। अब ये दोनों सेंटेंस सही, जब सिर्फ एक बार हैड का जिक्र हुआ है, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर, जब सिर्फ एक बार हैड का जिक्र हुआ है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और आपको पता है इफ वाला क्लॉज में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो इधर वुड, गुड, माइट, शुड जो भी लगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हमने दो दो बार हैड लगा दिया तो पहला वाला हैड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये दूसरा वाला हैड क्या है? ये मेन वर्ब है। ठीक है ना? और आपको जैसे मैंने पहले ही चर्चा की कि जब हैज, हैव आपके मेन वर्ब होते हैं, हैज या हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड ही होता है। ठीक है? तो यहां पे जब हैड लग गया तो ये वाला हैड हेल्पिंग और ये वाला हैड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्योंकि हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो जाहिर तौर पे आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, और वो वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है? तो ये क्लैरिटी रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं कि दो बार हैड हैड आ जाए तो परेशान हो गए, को लग रहा है इसी में एरर है। बिल्कुल नहीं। अगर दो बार हैड हैड है तो पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हैड मेन वर्ब, तो ये केस कौन सा बन गया? इम्पॉसिबल कंडीशनल। ये आपका दूसरा सेंटेंस जो है ये कौन सा टाइप है? ये टाइप 3 है, और ये क्या है? ये टाइप 2 है। बस इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ वी वुड पास या विल पास द एग्जाम इफ वी स्टडीड हार्डर। इफ वी स्टडीड लिखा हुआ है तो वी के बाद क्या आ गया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, और इसलिए इधर हम जाएंगे वुड पास के साथ। अगला है इफ परितोष रिपेयर्ड हिज बाइक ही वुड गो या विल गो ऑन अ बाइसिकल टूर विद अस। कुछ नहीं देखना आपने, रिपेयर्ड लिखा हुआ है परितोष के बाद, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो इधर क्या लगाओगे? वुड गो लगाओगे। शी वुड गेट 100 pounds if she sold या sells this old shelf। शी वुड गेट 100 pounds, वुड गेट लिखा हुआ है तो जाहिर तौर पे इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इफ सी सोल्ड दिस ओल्ड शेल्फ। इफ आई वर यू, देखो आ गया इफ आई वर यू,
हाइपोथेटिकल कंडीशनल, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड इनवाइट जतिन टू द पार्टी, तो मैं जतिन को पार्टी में जरूर इनवाइट करता। तुमने तो इनवाइट नहीं किया, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जतिन को पार्टी में इनवाइट करता। ये मतलब हो गया इसका, आई वुड इनवाइट। एंड इफ द वेदर इज ऑब्लिक वॉज फाइन, द चिल्ड्रन कैन वॉक टू स्कूल। आपको याद है विल, शैल, मे, कैन हम तब कर रहे हैं मेन क्लॉज में जब इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसके साथ जाएंगे? इज के साथ। इफ द वेदर इज फाइन, अगर वेदर ठीक ठाक है तो बच्चे जो हैं कैन वॉक टू स्कूल, वो स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 30। ऑल द क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। मैंने कहा 5 मिनट के थे ये क्वेश्चन, फटाफट। चलो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया आपने। 30 आउट ऑफ 30। गौरव डोंट वरी, जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। वैसे भी जब भी एरर डिटेक्शन हो तो शुरुआत के पार्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। चलिए 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30, क्या बात है। पीयूष के 28 सही हैं, रितु के 29, साहिल के 29, प्रदीप के 28, 30 आउट ऑफ 30। दीपक बहुत बढ़िया, निर्भय 30। हैड वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए, नित्या पूछ रहे हैं। ओके, विजेंद्र के 6 गलत हो गए, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए थे इसमें तो। 26 प्लस मृदुल वृंदावन, थैंक यू सर समझाने के लिए। अरे यहाँ पे और किस लिए हूँ मैं। हीरो पूछ रहे हैं लुटियन डेली का क्या मतलब है और वेल एंडोर्ड का क्या मतलब है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बैच विवेक बिल्कुल आपको एक दिन में सूचना मिल जाएगी, हो सकता है आज ही मिल जाए। नेक्स्ट वीक सबसे पहले हम मेरा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का बैच ही आएगा, क्योंकि पिछले महीने का पेंडिंग है। उसके बाद इंग्लिश स्पेशल लेके आऊँगा। चलिए 30 30 30, मोहित, बबलेश, रियाज, वृंदावन 3, 30 आउट ऑफ 30, बहुत बढ़िया। अमीशा 30, अदिति शुड हैव इन इम्पॉसिबल कंडीशन, बिल्कुल शुड हैव। जैसे अदिति कहा जाए कि आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट 5 months बैक। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? मुझे ये प्रोजेक्ट 5 महीने पहले पूरा कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव कंप्लीटेड बट आई कुड नॉट। मुझे कर लेना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 5 महीने पीछे जा करके, भाई कैलेंडर तो आगे बढ़ता रहेगा ना, जीवन हर क्षण आगे बढ़ रहा है। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं कि आप 5 महीने पीछे जा करके उस काम को दोबारा कर सकती हैं। तो ये, और इन चीज़ों को खूब ऑब्जर्व करना है। इवन आप अखबार पढ़ेंगे, अगर टेलीविजन में टॉक शोज देख रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। और कई बार आप देखोगे कि वहां पे हैड वाला क्लॉज नहीं है, लेकिन फिर भी शुड हैव, वुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने अभी कहा कि आई शुड हैव, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग। इसका क्या मतलब है कि इंसान अफसोस जता रहा है। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ, मुझे इसका ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे पाया, बच्चा हाथ से निकल गया। तो जब देना चाहिए था तब आपने नहीं दिया, तो अब वो क्या है? इम्पॉसिबल है। आपने बचपन में छोटी चीजों को अगर नजरअंदाज कर दिया और बच्चा आज क्रांतिकारी निकल गया, कोई डॉन बन गया। अब माँ बाप टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हैं और उनके बेटे के कृत्य पे चर्चा हो रही है, तो पिताजी ने अगर ये कहा कि आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ, तो यहाँ पे क्या है मतलब आया? ये अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन है, ये काम पीछे होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कुड हैव जैसे था, मैंने सेंटेंस आपके लिए बनाया था कि इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल यू कुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर। अगर तुमने ढंग से तैयारी करी होती तो तुम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। अब देखो, उधर शुड लगा था तो चाहिए की बात थी, मुझे पूरा कर लेना चाहिए था। यहाँ पे कुड आ गया, मैं कर सकता था, इसका मतलब कि मेरे अंदर सामर्थ्य तो था। आई हैड दैट कैपेसिटी कि मैं उस काम को बेहतर तरीके से करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। और जाहिर तौर पे अब दोबारा वो पर्टिकुलर काम करने का मौका तो मिलेगा नहीं। वो एक सीख है कि अगर आगे कभी फिर मौका मिले तो कम से कम ढंग से तैयारी करके जाना। तो इन तरह से सेंस वहां पे बनते हैं। ठीक है, पहले हमें इन सब देख करके बहुत डर लगा करता था कि यार इतने तगड़ी तगड़ी अंग्रेजी, ये शुड के साथ हैव कहाँ से आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है,
अब आपको पता है कि वैसे तो शुड कुड माइट में जो भी है ये सब मॉडल वर्ब हैं, इनके तुरंत बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर इन मॉडल वर्ब के बाद हैव लग गया, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, तो आपको इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। इंग्लिश बहुत सिंपल लगने लगी है अनिल, बहुत अच्छी बात। लुटियंस प्रियरंजन भी दिल्ली का आर्किटेक्चर थे, राइट विंग लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट को लुटियंस मीडिया बोलते हैं। देखिए प्रियरंजन ने ज्ञान दिया है, हीरो यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे। लुटियंस दिल्ली, एक्चुअली लुटियन साहब जो हैं वो वही बात कि न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्चर नहीं थे, आर्किटेक्ट थे प्रियरंजन। और ये जो लुटियंस दिल्ली का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोदी जी ने अभी चुनाव के समय में एक भाषण में एक टर्म इस्तेमाल किया, खान मार्केट गैंग, खान मार्केट गैंग, वैसे ही लुटियंस दिल्ली की बात आती है। लुटियंस दिल्ली, एक्चुअली हम लुटियंस दिल्ली के थ्रू रेफर करते हैं पावर सेंटर को। और मोदी जी इसी बात को दोहरा रहे थे कि मैं बाहर से आया हूं, मैं लुटियंस दिल्ली सर्कल का नहीं रहा, मैं गुजरात से आया और यहाँ पे अपनी जगह बनाई। तो जो भी आपका जहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, नेताओं के बंगले हैं, और वो लुटियंस दिल्ली का इलाका है पूरा का पूरा। वहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, अमीर लोगों की बस्ती। और वहाँ पे ये माना जाता है कि यही वो चंद लोग हैं जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जिनका आपस में नेक्सस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राइट। इनके नेक्सस को रेफर किया जाता है लुटियंस दिल्ली के तौर पे, पावर सेंटर के तौर पे, जो कि पूरे देश को ऑपरेट करते हैं। वो तय करते हैं कि देश किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से सांस लेगा, कैसे पैसे खर्च करेगा, ये सब कुछ ऑपरेट होता है। तो पावर सेंटर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एक और टर्म आता है कि मोस्ट ऑफ इंडियंस आर स्टिल लिविंग इन कलोनियल हैंगओवर। एक टर्म और मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, कलोनियल हैंगओवर। कलोनियल हैंगओवर का क्या मतलब है? कलोनियल शब्द अंग्रेजों की तरफ इशारा कर रहा है, और हैंगओवर का मतलब आपको पता है, नशा। जब रात का नशा सवेरे तक न उतरे तो वो क्या है? हैंगओवर है। तो कलोनियल हैंगओवर का मतलब कि अंग्रेजों को गए हुए तो हो गए 70 साल, लेकिन अभी भी ये लुटियंस दिल्ली के लोग उस अंग्रेजियत की खुमारी में रहते हैं। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपने आप को एलीट मानते हैं, बाकी लोगों को दोयम दर्जे सेकंड क्लास का मानते हैं। तो जो इंडिया एंड भारत का जो फर्क कई बार चर्चा में, आर्टिकल्स में, डिस्कशंस में निकल के आता है कि इन्हें ये लगता था कि भाई ये जो बता रहे हैं वही देश कर रहा है या देश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जब नीति आयोग बनाया गया प्लानिंग कमीशन को हटा करके, तब भी इस टर्म का जिक्र हुआ कि नीति आयोग जो बनाया जा रहा है इसमें एक मेन टर्म कौन सा इस्तेमाल हुआ था, किस फ्रेज का बार बार जिक्र हुआ कि नीति आयोग के अंदर फोकस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में जो लोग थे वो लुटियंस दिल्ली में बैठ करके, अपने पावर सेंटर में बैठ करके पूरे देश के लिए योजनाएं बनाते थे। उन्हें देश का पता भी नहीं कि झारखंड में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, क्या समस्याएं हैं। तो रियलिटीज से वो दूर थे, और इसकी वजह से फिर दिक्कतें शुरू हुई। नहीं तो 1951 की ये संस्था थी प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी, और वो इसीलिए बनाई गई थी कि देश का समग्र विकास हो सके। लेकिन अगर हम देश का एक मैप बनाएं तो हमें साफ साफ ये नजर आएगा, उस मैप के अंदर क्या नजर आएगा? अगर एक लाइन हमने खींच ली इस तरीके से कि भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो लेफ्ट पार्ट में है मैप के, अमीर राज्य इधर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है इधर, राइट। अमीरियत आपको वेस्ट पार्ट में दिखाई देगी, या मैप के लेफ्ट में, या वेस्ट बोल दो इसको। और अगर हम ईस्ट पार्ट की बात करें तो ये जो ईस्ट पार्ट के अंदर जो हमारे प्रदेश हैं, ये वो प्रदेश हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच हैं। लेकिन गरीबी कहाँ है? यहीं पे है। अब उड़ीसा की बात करें हम तो दैट इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और इन्हीं जगहों पे, यहीं पे आपको रेड कॉरिडोर टर्म भी मिलता है सुनने को, रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर क्या है? वो राज्य जहां पे लाल सलाम की बात होती है, रेड कॉरिडोर वहीं से आया है, जहां पे नक्सलिस्ट, नक्सलिज्म प्रभावी रहा। तो वो कौन से राज्य रहे? वो आपके वही हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। एम्बुश करके पूरी की पूरी ट्रक उड़ा देते हैं हम। तो आखिर
ये गुस्सा कहाँ से आया हुआ है? ये गुस्सा उनका इस बात का है कि भाई तुमने हमारी जमीन से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो जमीन है, ये वो राज्य है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच रहे, और उनका यही रहा कि भाई तुमने हमारी जमीन से ये सारी चीजें निकाली, पूरे देश का विकास हुआ, लेकिन हम उस विकास के पार्ट नहीं रह पाए, और इसलिए विरोध स्वरूप उन्होंने बंदूकें उठा ली। तो जब नीति आयोग की बात हुई तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वहां पे दिए गए कि हमें एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है, जहां पे जब राज्यों का विकास होगा तो जाहिर तौर पे देश का विकास होगा। अदरवाइज वॉट एवर द जीडीपी नंबर्स आर, वॉट एवर वी टॉक अबाउट और ब्रैग अबाउट दी जीडीपी नंबर्स, इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आर एनीथिंग लाइक दैट, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वो पॉपुलेशन का मुश्किल से 8 से 10% को ही एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। जमीनी तौर पे गरीबी के हालात वही हैं, और अभी तो फिगर्स थोड़े और डराने वाले हैं कि 1991 के बाद जो लगातार हमारी जो मिडिल क्लास है वो गरीबी से बाहर निकल रहा था, वो दोबारा फिर गरीबी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमी की विकास गति जो रुकी है, तो उस पर फिर एक बार से चिंता जताई जा रही है। तो एनीवे, तो ये बड़ा डिस्कशन है, कभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मन में हो सकती चर्चा हो तब ये सब डिस्कस करें हम। तो अच्छी बात तब मुझे ये लग रही है कि आप लोग जो हैं इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, और उस सवाल पूछने की वजह से जो है बहुत सारी चर्चाएं होंगी। टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का बॉटम अप अप्रोच है। ये दोनों वैसे ही हैं, प्रियरंजन बता रहे हैं। बिल्कुल, जो जो आर्ग्यूमेंट दिए गए वो सरकार का यही था कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। कोई भी विकास तभी सस्टेनेबल होता है जब वो इंक्लूसिव हो। इसीलिए सरकार की शुरुआत में ही पिछली जब गवर्नमेंट आई तो अकाउंट्स खोले गए सबसे पहले। उसके पीछे कारण क्या था? कारण वही था कि भाई फॉर्मल इकोनॉमी का स्केल बड़ा हो, और 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत करी। उस दिन वहाँ पे घोषणा की, और जनवरी फरवरी तक जो थे कुछ आई थिंक 11 करोड़, 11.5 करोड़ अकाउंट खोल लिए गए थे, जो कि लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो इतने कम समय में इतने लोगों को बैंकिंग के अंदर लाया गया, और फिर उस योजना के अंतर्गत 30-35 करोड़ के करीब अकाउंट खोले। उनमें रुपे कार्ड दिया गया उनको, 5,000 वो निकाल सकते थे बिना जमा किए भी। तो ये सब जो योजनाएं एक तरीके से थी, चाहे वो इंश्योरेंस की योजनाएं थी अलग अलग, उसका पर्पस क्या था कि वो पार्ट जो कि ट्रॉडन डाउन था, कुचला हुआ मार्जिनलाइज सेक्शन, वो भी एक बार एम्पावर्ड फील करे कि मेरे पास भी अब कार्ड आ गया है, राइट, मैं भी अब वो बड़े बाबू की तरह जो है कार्ड से पैसे निकाल सकता हूं। तो जो इमोशनल गेम था पूरा, तो इसके पीछे मतलब लंबा डिस्कशन कर सकते हैं हम, लेकिन अभी क्योंकि आपने पूछा था तो ये बात मैंने कर ली। लुटियंस डेली उसी की तरफ इशारा कहा जाता है। ठीक है। राहुल का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे कि हेड V2 है या V3? भाई मेरे, इधर जब लिखा है दे हैड एनफ मनी, तो यहां पे V3 हो सकता है क्या राहुल? V3 कैसे कह सकते हो आप? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव, हैड के बाद ही लग सकती है, या इज, एम, आर अगर पैसिव वॉइस से तो लग सकती है। अगर सिर्फ हैड लिखा हुआ है, आई हैड, आई हैड एनफ ऑफ इट, अब आपको इसमें पहचानने में क्या दिक्कत है? ये हैड V2 है कि V3 है? जाहिर तौर पे V2 होगा। V3 कैसे हो सकता है? क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं पे अगर वहां पे ये लिखा हुआ आई हैड हैड, तो ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा हैड हैड लिखा हुआ है, इसका मतलब अब ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बात क्लियर हो गई राहुल? बात क्लियर हो गई? चलिए जी, तो इसको ही हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। फिर एक थियरी आई थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं यहां पे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। फिर चाइना का रोल उस पर नजर आया कि चाइना जो है भारत के चारों तरफ के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके उनके थ्रू भारत को चारों तरफ से दबाने की कोशिश, और फिर अंदर अंदर भी रेड कॉरिडोर के जरिए खोखला करने की कोशिश कि बाहर से भी इंडिया को दबाओ, अंदर से भी खोखला करो।
क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जिन जंगलों में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां ऐसे हथियार कैसे पहुंच जाते हैं जो पूरे पूरे सीआईएसएफ के ट्रक्स को उड़ा देते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। कौन उनकी मदद करता है? तो बहुत सारी इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं। चलिए, क्लियर हो गया राहुल? बहुत अच्छी बात। आ जाओ, अब हम वापस चलते हैं अपने नॉन फाइनाइट के ऊपर। और हमने, अब देखो सम्राट पूछ रहे हैं आई हैव हैड एनफ ऑफ इट। इस सेंटेंस को समझाएं प्लीज मेरे भाई। आई हैव हैड एनफ, अब हैव आ गया पहले तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट ना। ये वो आदमी बोलेगा जो किसी चीज से बिल्कुल परेशान हो चुका होगा। आई हैव हैड एनफ ऑफ इट यार, रोज वही चिक चिक, रोज वही चिक चिक, वही बकवास। आई हैव हैड एनफ ऑफ इट। तो यहां पे हैव, मैंने बहुत देख लिया अब तुम्हारा ये नाटक, ये इसका सेंस निकलता है। आई हैव हैड एनफ ऑफ इट, तो पहला हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद हैड मेन। आइए, तो हमने जेरंड और इन्फिनेटिव के बिल्कुल बेसिक फंक्शन देख लिए थे कि किस तरीके से वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहे हैं, नाउन का जो बेसिक फंडा है। अब हम बेसिक फंक्शन की तरफ चलते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मैं यहां सेंटेंसेस लिखता हूं। अरुणिमा सिन्हा was thrown out of a moving train। पहला सेंटेंस। एंड दूसरा, ट्रेन was moving very fast। तीसरा, you have broken her heart। she has a broken heart in her body। हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका V1 प्लस ING है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पे भी मूविंग का इस्तेमाल हुआ, यहां पे भी मूविंग का इस्तेमाल हुआ। ये दोनों क्या हैं? V1 प्लस ING हैं। यहां पे भी ब्रोकन का इस्तेमाल हुआ, और चौथे सेंटेंस में ब्रोकन का इस्तेमाल हुआ, और ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन जब हमने पार्टिसिपल की बात की थी नॉन फाइनाइट के अंदर, तो हमने जो एक टर्म लिखा था इसके लिए, वो क्या लिखा था? वर्बल एडजेक्टिव। यानी दिखने में तो वर्ब लगता है क्योंकि वर्ब में ING लगा, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन जब हम इनको नॉन फाइनाइट के अंदर देख रहे हैं तो ये काम किसका करेंगे? एडजेक्टिव का। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले और दूसरे दोनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING जो कि मूविंग है वो एडजेक्टिव लग रहा है, और तीसरे और चौथे में कौन से सेंटेंस में आपको ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव का रोल निभाता हुआ दिख रहा है? मुझे एडजेक्टिव के बारे में बताना है। फर्स्ट एंड 3 सम्राट कह रहे हैं। ओके। 1 एंड 4 प्रियरंजन,
सेकेंड एंड फॉर एडजेक्टिव, 1 फॉर देव, हीरो, हिमांशु, 1 और 4 गौरव, निर्भय, बहुत अच्छे, परमानंद, लाला, दीपक, वृंदावन, बहुत बढ़िया। चलिए अब कम से कम सब अब पकड़ने लग गए। अब आप देखो ट्रेन यहाँ पे नाउन है और नाउन को क्वालिफाई जो करेगा वो कौन है? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। और आपको दिख रहा है यहाँ पे ए आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किसके पहले लगता है भाई? नाउन या नाउन फ्रेज के पहले। नाउन या नाउन फ्रेज के पहले तो यहाँ लगा हुआ है। पहले वाले में मूविंग एडजेक्टिव है, लेकिन वहीं पे जब हम दूसरे सेंटेंस में बात करें, ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, ट्रेन बहुत तेजी से जा रही थी, मूव कर रही थी, तो यहाँ पे अब वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दिस वॉज इज HV, तो मूविंग क्या हो गया? दिस इज मेन वर्ब। अब ऐसे ही आप देखें तो यू हैव ब्रोकन हर हार्ट, तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया और ब्रोकन क्या हो गया? दिस इज द मेन वर्ब। लेकिन अगले में आप देखो शी हैज अ ब्रोकन हार्ट। अब यहाँ हैज के तुरंत बाद ब्रोकन नहीं आया, हैज और ब्रोकन के बीच में ए आ चुका है, राइट? तो आपको दिख ही रहा है कि ये यहाँ पे अब हैज जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। और यहाँ पे अब ब्रोकन हार्ट हो गया, टूटा हुआ दिल। तो हार्ट नाउन और ये ब्रोकन अगेन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव प्लस नाउन को अगर हम मिला लें तो ये फिर अगेन बन जाएगा नाउन फ्रेज, और आर्टिकल का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज के पहले करते हैं। तो क्या है उसके पास, क्या है उसके शरीर में, क्या रखती हो अपने शरीर के अंदर? एक टूटा हुआ दिल। तो यहाँ पे ये टूटा हुआ दिल, ये उस दिल को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ये लिखने के पीछे कारण यही है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, क्योंकि ये मेरा हर ऑफलाइन क्लास में भी ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं ये टॉपिक पे आता हूँ पार्टिसिपल के ऊपर, और ये अभी बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं उतरे हैं। मैंने अभी आपको प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव ये सब नहीं बताया, क्योंकि मेरा काम पहले कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर में समझ आ जाए, उसके बाद हम थोड़े से और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो जब मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूं कि चलो बच्चों को कहते हैं समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया, मैं कहता हूं चलो अब आप सेंटेंस बना लो। आप मेरे को 2 सेंटेंस बना के दो बस, जहां पे एक सेंटेंस में V1 प्लस ING एडजेक्टिव होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होनी चाहिए। अब जैसे मैं ये क्लास में कहता हूं, लोग सेंटेंस बना के बोलने लगते हैं, बट 50% लोग V1 प्लस ING और V3 का इस्तेमाल एडजेक्टिव नहीं, मेन वर्ब के तौर पे करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो इसीलिए मैं जब शुरुआत करता हूं इस टॉपिक का, तो पहले ये 4 सेंटेंस लिख देता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि दिखने में तो एक है, V1 प्लस ING दिख रहा है, मूविंग मूविंग, ब्रोकन ब्रोकन, लेकिन इसको सेंटेंस में कहां पे प्लेस कर रहे हो वो तय करेगा कि इसका रोल क्या है। तो मुझे अगेन मैं भी आपसे वही कहूंगा कि मुझे मेन वर्ब वाला सेंटेंस नहीं चाहिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में 2-2 सेंटेंसेस अपने बनाएंगे। एक सेंटेंस के अंदर V1 प्लस ING एडजेक्टिव और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में चाहिए मुझे। चलिए अब कमेंट सेक्शन में लिखिए आप प्लीज। जमीन बुरबुरी हो गई सर। ओके वृंदावन, मेरे डायलॉग चिपका रहे हो हैं। चलो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छे सम्राट। Sir, I also qualified for IBPS PO interview call and this is my second attempt. 1st January I got RRB, both job, new year celebration for me, both the government job. बिल्कुल देशराज, ये बहुत अच्छी खबर है। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन कॉल, राइट? देखिए कल भी देशराज का नाम लिया था मैंने, आज फिर देशराज यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल के लिए क्वालिफाई कर लिया इन्होंने, IBPS PO। तो कल मैंने कहा था ना, कई बार जिंदगी में 3-3 नौकरियां, अब देखो देशराज हमारे सामने है, 3 नौकरियां इनकी लगी हैं एक साथ। RRB रूरल ग्रामीण बैंक में भी ऑफिसर स्केल 1, IBPS PO इंटरव्यू कॉल आ गई और असिस्टेंट भी इन्होंने क्लियर कर लिया है। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं, अगर फंडामेंटल्स क्लियर है, नौकरियों की बहार है। बहुत अच्छे। डिक्लाइनिंग, यू आर नाइस लुकिंग पर्सन, मृदुल बता रहे हैं, ओके। डिक्लाइनिंग GDP ग्रोथ रेट हैज वर्सेंड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड प्रियरंजन। डिक्लाइनिंग GDP ग्रोथ, यहाँ पे डिक्लाइनिंग जो है
वो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। और डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया। हैज वर्सेंड, बहुत अच्छा सेंटेंस प्रियरंजन। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, बहुत बढ़िया अतुल। लॉस्ट यहाँ पे खोई हुई घड़ी, मुझे मिल गई मेरी खोई हुई घड़ी। ही जम्प्ड आउट ऑफ अ मूविंग बस, श्रेयांश वेरी गुड। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, एक जलता हुआ घर मैंने देखा, योगेश बहुत अच्छे। मोहन हैज सीन अबंडेंट प्लेस, एन अबंडेंट होगा योगेश, बाकी बिल्कुल ठीक है। अबंडेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया थर्ड प्लेस। कई बार आप जब ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी ऑपरेशन के लिए, और अब बगल में रेलवे नई बिल्डिंग बना लेते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े वो पेंट से लिख देते हैं अबंडंड, और हिंदी शुद्ध लिखी होती है उसकी परित्यक्त, यानी इसका परित्याग कर दिया गया है, ये बिल्डिंग पुरानी हो गई थी। आई फील फ्रॉम मूविंग बस, गुड न्यूज इज अ बोरिंग मूवी, अमित कह रहे हैं गुड न्यूज इज अ बोरिंग मूवी, वेरी गुड अमित। तो बोरिंग शब्द यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके जी। आई वॉज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग, शिवानी यहाँ पे सिंगिंग मेन वर्ब है। ट्रेन वॉज बर्निंग, इट इज़ अ बर्निंग ट्रेन, बिल्कुल रियाज। तो पहले वाले में वो मेन वर्ब है, मैं एडजेक्टिव ही पूछ रहा था। प्लेइंग मैन हैज इन्फॉर्म्ड, गुड न्यूज इज बोरिंग मूवी। आई सॉ अ चार्मिंग गर्ल, बबलेश कह रहे हैं। राम वॉज वेंट आउट फॉर अ बर्निंग ट्रेन, ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, बहुत बढ़िया। वॉशिंग मशीन के अंदर वॉशिंग एडजेक्टिव हो गया। इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स मॉरिबंडिंग इकोनॉमी, योगेश जरा देखना मॉरिबंडिंग शब्द का प्रयोग सही हो सकता है क्या यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे, तो काफी एग्जांपल्स देखने को मिले मुझे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल ज्यादा दिखा नहीं। पूजा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल में कौन सा शब्द एडजेक्टिव है बच्चे? यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल में तो ब्यूटीफुल सिंपली एडजेक्टिव है। दिस इज नॉट अ हैंगिंग गार्डन सो गो फ्रॉम हियर वृंदावन, क्या बात है। हाँ जी, हैंगिंग गार्डन। देयर इज अ ब्रोकन विंडो। वर्किंग मशीन, वरुण बहुत अच्छे। वेट का एडजेक्टिव क्या होगा सर? अदिति वेट का क्या मतलब? वेट तो खुद है ना गीला। आई सॉ अ ड्रंकन मैन, बिल्कुल। इज देयर अ ब्रोकन विंडो इन दिस रूम, श्रेयांश बिल्कुल। ब्रोकन यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव और B1 प्लस ING भी एडजेक्टिव के तौर पे। अब इसमें कुछ और बातें मुझे आपसे क्लियर करनी है। एक तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, अच्छा ये कौन था, अरुणिमा सिन्हा मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं सोचा थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। हुआ अरुणिमा सिन्हा, कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। माउंटेनियर, प्रियरंजन। सेवन पीक्स, योगेश बिल्कुल। माउंटेनियर हैं जिनके दोनों लेग्स प्रोस्थेटिक हैं। Arunima Sinha is the first female amputee who was climbed up mountain, Mount Vinson. Who was climbed नहीं, who climbed up. Who was climbed तो पैसिव वॉइस हो गया मिथिलेश। चलिए
बहुत अच्छे। अब यहाँ पे विवेक कह रहे हैं सेकंड एंड फोर्थ एडजेक्टिव है, तो मेरा सवाल बिल्कुल यही था कि यहाँ पे मैंने एक्साइटिंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी एक्साइटिंग का इस्तेमाल किया, फिर आप देखिए तो इधर भी कंफ्यूज्ड है और इधर भी कंफ्यूज्ड है। सवाल यही है कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अभी हम अरुणिमा सिन्हा के बारे में बात कर लेंगे, पहले ये हम क्लियर कर लें। लोकेश बघेल आगरा क्लाइंबर। अमीषा कह रही है 2 and 4, राधिका भी 2 and 4 कह रही हैं। चलिए, यही समझाना था कि यहाँ पे चारों के चारों सेंटेंस में ये शब्द एडजेक्टिव ही हैं, इसीलिए मैंने कहा ये अगला पड़ाव है। बिल्कुल प्रियरंजन, सभी एडजेक्टिव हैं यहाँ पे। अब जब आप आ रहे हैं शुभम, ऑल आर एडजेक्टिव। बिल्कुल, आप अभी पीछे एडजेक्टिव पढ़ के आ रहे हो और उस समय हमने एडजेक्टिव के मोटे तौर पे 2 कैटेगराइजेशन करी थी। सबसे पहली जो थी डेफिनिशनल लेवल पे 2 कैटेगरी, उसके बाद तो फिर फर्दर हमने डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर्स किए और फिर उनके अंदर फर्दर बहुत सारे टाइप्स देखे। बट मोटे तौर पे कौन से 2 फॉर्मेट थे लिखने के? एक था आपका एट्रीब्यूटिव और दूसरा था क्या? प्रेडिकेटिव। यानी जब भी सेंटेंस का एंड एडजेक्टिव से होगा तो उसे हम क्या कह रहे थे? प्रेडिकेटिव। और अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर के उसका एट्रीब्यूट बताए, उसके ट्रेट्स बताए, उसके लक्षण बताए, तो आप उसे क्या कहोगे? एट्रीब्यूटिव कहोगे। जब मैंने कहा जर्नी वॉज एक्साइटिंग, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखा है कि अभी जो पीछे हमने सेंटेंसेस लिखे उसमें हमें ये देखने को मिला कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर आया हुआ है, मतलब V1+ing, इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद आया है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के तुरंत बाद आया है, तो हमें वो मेन वर्ब लग रहा था। लेकिन हमें चीजों को रटना नहीं है, वहां पे वो मेन वर्ब था। लेकिन आप खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, इस सेंटेंस में लिखा है जर्नी वॉज एक्साइटिंग, क्या यहां एक्साइटिंग मेन वर्ब हो सकता है क्या? मेन वर्ब का मतलब क्या? एक्शन वर्ड, जिससे क्रिया का आभास हो। तो अगर आपने इसको बना लिया मेन वर्ब, तो हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? यात्रा एक्साइट हो रही थी। जैसे ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, वैसे ही आपने कहा जर्नी वॉज एक्साइटिंग, तो हिंदी अर्थ क्या हुआ? यात्रा एक्साइट हो रही थी। अच्छा जी, यात्रा कोई नाम है, कोई इंसान है? एक्साइट हो रही थी। यात्रा, आप एक जर्नी की बात कर रहे हैं, जर्नी नहीं, जर्नी एक्साइट नहीं हो रही थी। जो उस यात्रा पे गया था वो उस यात्रा को, उस जर्नी को, उस ट्रिप को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कैसी थी यात्रा। तो एक्साइटिंग थी। तो अब जैसे यहां पे अभी एक सेंटेंस बना कि गुड न्यूज इज अ बोरिंग मूवी, ठीक है? तो गुड न्यूज इज अ बोरिंग मूवी जब आपने कहा तो मूवी नाउन, बोरिंग पहले आ गया, कैसा एडजेक्टिव हो गया? दैट इज एट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर आपने ये कहा कि दिस मूवी इज बोरिंग, दिस मूवी इज बोरिंग, तो क्या वहां बोरिंग मेन वर्ब है क्या? नहीं, वो अब अभी भी एडजेक्टिव है। अब वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, आप एक एडजेक्टिव से एंड कर रहे हैं कि ये फिल्म बोरिंग है, सिंपली। तो वैसे यहां पे भी ये यात्रा एक्साइटिंग थी, यहां पे ये एक्साइटिंग क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है, किस तरीके का? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज व्हाट? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और जब आपने कहा कि दैट वाज एन एक्साइटिंग जर्नी, तो यहां जर्नी शब्द क्या था? नाउन। और नाउन के पहले जो आकर के उसे क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये किस तरह का एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। अब इधर आइए, आई एम कंफ्यूज्ड। पहली बात तो बहुत सारे लोग बोलने में ये सेंटेंस गलत बोलते हैं। हम बोलते क्या है? आई एम कंफ्यूज। हमारी अंग्रेजी ये है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया मुंह से निकालते क्या है हम। आई एम कंफ्यूज, ये कहीं से आपको कोई भी लॉजिक से, कोई भी स्ट्रक्चर से ये सही लग रहा है? जितनी भी ज्ञान आपको है अंग्रेजी का, भाई कंफ्यूज शब्द क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और एम आपका हेल्पिंग वर्ब है।
क्या कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां हम इज, आई एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें बस? नहीं, आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको उसके साथ आईएनजी ऐड करना पड़ेगा अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो। और आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए तो वो पैसिव वॉइस में आ जाता है। अगर किसी के ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा है तो जैसे कहा जाए कि भाई दिस ब्लॉग इज रिटन बाय हिम, दिस ब्लॉग इज रिटन बाय हिम। तो यहां पे इस के बाद रिटर्न आ गया, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो किसी हालात में नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं पॉसिबल है। अगर आप किसी चीज में कंफ्यूज्ड हैं तो आप अंग्रेजी क्या बोलेंगे अपनी कंफ्यूजन को जताने के लिए, बताने के लिए? आई एम कंफ्यूज्ड। तो यहां पे भी ये कंफ्यूज्ड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ही है। और किस तरह का एडजेक्टिव है भाई? तो अगेन एंड कर रहे हो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आई एम अ कंफ्यूज्ड मैन, अब देखो मैन यहां पे नाउन है और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफ्यूज नाउन से पहले आ गया तो ये क्या बन गया? अगेन एडजेक्टिव बन गया। और अब हम इसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब आप कहते हो आई एम एक्साइटेड, आई एम डिलाइटेड, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड, सो इन सारे ही केसेस में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। और वहीं पे अगर मैंने ये कह दिया, सपोज एक और सेंटेंस कि यू हैव कंफ्यूज्ड मी, यू हैव कंफ्यूज्ड मी, अब यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया और कंफ्यूज्ड क्या हो गया? दैट इज मेन वर्ब। क्या हिंदी अनुवाद हुआ कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अब यही कंफ्यूज्ड मेन वर्ब है, लेकिन तीसरे और चौथे दोनों में ही वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। वहां पे थर्ड में प्रेडिकेटिव, इधर एट्रीब्यूटिव, और ऊपर दोनों में भी एक्साइटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा था। जब आप एंड कर रहे हैं तो वो प्रेडिकेटिव है और जब पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल। लास्ट में ये क्या है? मेन वर्ब है। तो इस तरीके से हम हर चीज की क्लैरिटी रखेंगे। चलिए अब अरुणिमा सिन्हा के ऊपर भी चर्चा कर लें। अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक एथलीट थी और आई थिंक 2011, 12, 13 इन्हीं के बीच का कोई साल था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, जब वो एक ट्रेन में सफर कर रही थी और ट्रेन में सफर करने के दौरान कुछ गुंडे चेन स्नैचिंग की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि खुद एक एथलीट थी तो उनके साथ इन्होंने हाथापाई की। और हाथापाई के दौरान उन्होंने उठा करके, क्योंकि वो 3-4 थे, ये अकेली थी, इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एंड एट द सेम टाइम बगल की पटरी पे दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और ऑन द स्पॉट उनकी टांग कट गई। बॉडी पटरी से बाहर, कटी हुई टांग दो पटरियों के बीच में। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स का एरिया था वो, मतलब बाहरी इलाका, गांव जो आसपास होते हैं पटरियों के पास उससे थोड़ा दूर। वहीं पे पड़े पड़े कुछ 4-5 घंटे ब्लीडिंग होती रही बॉडी से, और अब चूहे भी आने लग गए थे उस कटी हुई टांग या बॉडी के मांस को खाने के लिए। फिर धीरे धीरे फिर वो हॉस्पिटल पहुंची किसी तरीके से, किसी ने देखा, एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर सम 3 to 4 months. And during that period, she took this promise to herself that I am going to climb all the 7 peaks of the world. इस धरती पे 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों पे चढ़ने की कसम खाई उन्होंने खुद से, अपने आप से ये वादा किया। और मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं अपडेटेड भी नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन जो मेरी लास्ट अपडेट थी उसमें 7 में से 6 पे वो चढ़ाई कर चुकी हैं। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के बाद उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया था। उस समय उम्र उनकी कुछ 28-29 साल के आसपास है शायद अभी, या उस समय की बात है जब उन्हें दिया गया। तो वो आपको नेट पे चेक करके मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ दिस इंसिडेंट इज वॉट, कई बार हम लोग जब इन तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने ही मन में, अपनी ही नज़र में गिर जाते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो एक एथलीट है, जो बिल्कुल यंग है, 20-22 साल उम्र है जिसकी, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसकी टांगें कट जाएं तो वो डिप्रेस हो जाएगा और कि अब क्या रखा है इस जीवन में।
और जिस हालात में चलना मुश्किल है वहां वो इंसान चलने की बात ही नहीं कर रहा, दौड़ने की बात नहीं कर रहा, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ने की बात कर रहा है, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, करके दिखा भी रहा है। इसीलिए एक सेइंग है, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था जब मैं स्कूल के दिनों में होता था, छठी सातवीं में, अब पता नहीं अभी वो टर्म आता है कि नहीं। माइंड ओवर मैटर करके एक सीरीज वो चलाते थे, माइंड ओवर मैटर। 3 लाइन का फ्रेज है। क्या इसका मतलब है कि ये जो ऊपर है ना, ये 1.25 किलो का, वो इस मैटर पे भारी पड़ता है। ये जो हमने ये शरीर बनाई है, जो मांस इकट्ठा किया है, इसके ऊपर हड्डियां बड़ी की हैं, आते हैं हम 2, 2.5, 3 किलो के, और धीरे धीरे खाना खाते जाते हैं, चीजें ले रहे हैं, और उससे ये हीप ऑफ अर्थ इस पे जमता चला जा रहा है। इसको ऑपरेट यही ऊपर वाला 1.25 किलो का करता है, जो माइंड, ब्रेन। तो माइंड ओवर मैटर ये ज्यादा शक्तिशाली है, यही ऑपरेट करता है। आप इसी से हारते हैं, इसी से जीतते हैं। और इसीलिए हिंदी में भी एक बात कही गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप वहीं पे बैठे बैठे अपने बारे में नेगेटिव सोचते जाएं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नालायक हूं, मुझसे कहां होने वाला है, ये तो किसी को कुछ और लोग करते होंगे, किसी और मिट्टी के बने हैं, आप देखिए आप वहीं पर डिप्रेस हो जाओगे। नहीं होगा, क्योंकि आपकी ही वो थॉट क्रिएट की जा रही है आपके द्वारा, और उसी थॉट से आपकी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। और कोई, मैं रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहा हूं, आपने खुद महसूस किया है। आप अपनी 9वीं कक्षा का वो वाइवा याद करिए, जब लैब के लिए आपको वाइवा के लिए बुलाया गया होगा पहली बार, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे कोई एक्सटर्नल आया होगा, और जब आपके दोस्त का रोल नंबर होगा, वो अंदर कमरे में होगा, उसके बाद आपका नंबर था, तो कैसे कलेजा मुंह को आ रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, इतना पढ़ा है, सब याद भी रहेगा क्या। दिल धड़क रहा है, कान गर्म हो रहे हैं, गाल लाल हो रहा है, हाथ बिना हिलाए हिल रहा है, फिजिटिंग। कोई आपको कुछ कह तो ही रहा था उस समय, वो सब आपकी थॉट्स थी। ऐसा नहीं कि आपके पास आकर के वो इंटरव्यूअर, वो वाइवा लेने वाला आपको डरा धमका रहा है, आपकी थॉट्स आपको परेशान कर रही थी, और आप कांपने लग जाते हैं, आपकी आवाज में कंपन शुरू हो जाती है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है। कौन कर रहा होता है जब हम नर्वस होते हैं? हम खुद। तो ये सब थॉट्स का मामला है। और जब आप इन तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो ये भी बिल्कुल वही है कि आप प्रेशराइज्ड सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्यों मैं बोलता हूं 5 क्वेश्चन है, 1 मिनट है जवाब दो, कि आपके दिमाग को भी ट्रेनिंग साथ के साथ देता रहूं कि सही बात है। और आपने आज लिखा कि सर 5 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन हो गए। बहुत सारे भाई बंधु हैं, शायद उनको पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। करियर बिल के थ्रू बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर प्रिपरेशन करने वाले जुड़ते हैं यहाँ पे, उनको नहीं भी आइडिया है इन चीज़ों का, लेकिन वो भी इसी के साथ थोड़ी सी गाइडेंस मैं देता हूँ, फिर उनकी लाइन बदलती है। तो पेपर में आपको ऐसा नहीं कि उनके लिए खूब सारा समय है। एग्जाम जब मुश्किल होता है तो समय बढ़ता है, क्वेश्चन कम होते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही सारी बातें बताता हूं मैं कि देख लो जो पेपर का रंग है वो कैसे ऊपर जाता है। एसएससी, सीजीएल, एसएससी में सीजीएल ही तो सबसे मुश्किल मानते हैं ना। यहां पे क्या है, अंग्रेजी में 200 क्वेश्चन है, टाइम कितना है? 120 मिनट। 200 क्वेश्चन 120 मिनट में। लेकिन वहीं पे भी आईबीपीएस क्लर्क का आ गया है कल, वो सॉरी एसबीआई के क्लर्क आया है। 8000 वैकेंसीज हैं। आज हम फिर से वीओडी को लॉन्च कर रहे हैं, बैंकिंग वाले। तो वहीं अगर आप बात करिए एसबीआई की, आईबीपीएस की, तो वहां पे मेंस में क्या नजर आता है भाई? बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग के अंदर आपको नजर आता है 35 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। अब देखो मामला बदल गया। तो ये तो खुद ही बता रहा है कि बैंक का पेपर एसएससी से टफ होगा। और वहीं कैट, जो कोर्स मैं इस साल लॉन्च करूंगा, अगर जनवरी में नहीं तो फरवरी में लेके आएंगे हम, अभी ऐप पे काम कुछ और चल रहा है। कैट में क्या है, 34 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स। एक समझदार बच्चे को खुद पता लग रहा है कि भाई ये सबसे हल्के लेवल का एग्जाम है डिफिकल्टी में, लेकिन यहां पे राहुल द्रविड़ बनना पड़ता है। देखो 30 क्वेश्चन तो थे, क्या 5 मिनट में नहीं कर लिया आपने? ऐसी वॉइस मिलेगा, 20 क्वेश्चन मिलेगा, क्या आप नहीं कर लेंगे 5 मिनट में? बिल्कुल मैथमेटिकल है। नरेशन नहीं कर लेंगे क्या? कितने बच्चे 190 से ऊपर नंबर लेके आए थे, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उनके स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। आसान काम नहीं होता अंग्रेजी में 190 से ऊपर लाना, बट आते हैं वो। 80 से ऊपर वाले तो काफी थे। जो बेचारे 70-72 पे अटके थे, 3 बार 4 बार पेपर लिख चुके थे, वो 195 197 तक पहुंचे मेरे बैचेस के बाद। मेंस के लिए अलग से बैच आया, तो उसमें बहुत सारे बाहर के बच्चे थे, पहली बार मुझसे पढ़ रहे थे।
तो ये चीजें हैं, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो एसएससी मुश्किल एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो वही बात है कि ये मेंटल स्टैमिना का टेस्ट है। अब कैट क्लियर करके आप आईएम्स में जाते हैं। अभी प्लेसमेंट ड्राइव्स होंगी, आपको अखबारों में मिलेगा कि आईएम अहमदाबाद से, आईएम ए से 5 बच्चों को 1.5 सीआर का पैकेज मिला, 1.5 करोड़ का। कितनी उम्र होगी उसकी? अगर उम्र देखो तो, अगर मान लो किसी आईआईटी से, डीटीयू से, किसी अच्छे कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग करी, या एसआरसीसी, मिरांडा हाउस, ग्रेजुएट है वो, कितनी उम्र होगी? इंजीनियरिंग कर लेगा तो 21 साल, 21 से 21 साल का होगा, वैसे 20 साल का होगा। 2 साल उसने आईएम अहमदाबाद में लगाए, निकलने के बाद उम्र कितनी होगी? 22-23 साल की उम्र में वो 1.5 करोड़ का पैकेज लेके निकलता है। तो सामने वाला आपको नोट उतनी ही देता है जितनी आपकी काबिलियत है। लेकिन वही बात कि आईएम अहमदाबाद में एक हफ्ते के सोने का एवरेज टाइम 22 से 23 घंटे हैं। इतनी रेल बनाई जाती है वहां घुसने के बाद। घुसना तो वैसे ही मुश्किल है, और घुस भी गए तो उसके बाद रेल बनती है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इतनी सारी किताबें, ट्राई सेमेस्टर मॉडल, इतने सारे सब्जेक्ट, रोज शाम को जाकर के 25, 30, 40 पेज अंग्रेजी पढ़ना, प्रोजेक्ट्स बनाने, रिपोर्ट्स तैयार करनी, अगले दिन प्रेजेंट करना उनको। इतनी रेल बनाई जाती है। यानी इस दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि ये प्रेशर में कैसे परफॉर्म करे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे, अरबों खरबों का वारा न्यारा हो रहा है, अगर कमजोर दिमाग का आदमी है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये एग्जाम, ये इंट्रेंस टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमें जिस तरह की नौकरी चाहिए उसके लिए हम दिमाग टेस्ट कर लें कि ये काम का है या नहीं। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। इट्स नॉट अबाउट अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। अनिल, तो आपको भी पूरा मौका है, ठीक है।